लड़की घुटनों के बल समंदर के किनारे बैठी है और कभी हवा में दोनों बाहें फैला देती है और कभी झुककर समुंदर तट से कुछ उठा लेती है। लड़की जैसे खुद से बातें कर रही है या हवा से बातें कर रही है। सुबह का समुंदर अशांत है, पर लोग दूर दूर तक नहीं। लहरें तट पर आ के लौट रही हैं। दूर तक सिर्फ वह, उसका साथी और उनके पीछे एक बूढ़ा जोड़ा। एक दूरी बराबर कायम है। उन दोनों और उस बूढ़े जोड़े के बीच इस तरह चलने से दूरी कायम रहती है, सीमा निर्धारित हो जाती है। जानवर मूल मूत्र बिखेरे अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। इंसान समझदार हो गया है, इसलिए सलीके और तरीके से काम लिया जाता है। जैसे कि इस रफ्तार से चलना कि आप चलें तो हर कदम हर फासला बराबर बना रहे। लड़की ना तो पागल दिखती है ना ड्रग एडिक्ट। लड़की का रंग सांवला है, पर वह काली नहीं दिखती। लड़की जो दूर से बच्ची सी दिख रही थी, अब ज़्यादा उम्र की दिखने लगी है। लड़की सादा लिबास में है। उसके बाल काले और कटे हैं, जिन्हें वह जब तब हाथों से माथे और कानों के पीछे धकेल देती है। लड़की सफ़ेद नहीं, लड़की काली भी नहीं। किस मुल्क की है ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं। लड़की अमरीकी, यूनानी, लेबनानी, फ़िलिस्तीनी, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी कुछ भी हो सकती है। लड़की का चेहरा ऐसा है कि आपकी किसी पुरानी प्रेमिका या बहन या दोस्त के चेहरे से न मिलने पर भी उनमें से किसी एक की या सभी की याद दिला दे और आपको लगे आपने पहले कभी उसे देखा है। लड़की का इस तरह उनके अस्तित्व को नकारना उन्हें उकसा रहा है और यह ख्याल भी जहन में बराबर है कि कहीं कोई आतंकवादी ना हो। वो जल्द जल्द कदम बढ़ा उसके पास पहुंच जाते हैं। वृद्ध और वृद्धा जो अब तक अपनी सीमा बनाए थे, अब उनके साथ कदम मिलाकर चलने लगे हैं। जैसे कि वो चार इकट्ठे होंगे तो खतरा कम हो जाएगा। लड़की की उम्र 35 से लेकर 50 तक कहीं भी हो सकती है। उन औरतों में से है जो जवानी में जवान नहीं लगती और बुढ़ापे में बूढ़ी नहीं। उनमें एक तरह की स्थिरता रहती है जो जवानी को भी नकारती है और बुढ़ापे को भी। अब वो लड़की के एकदम करीब हैं। लगता है लड़की दोनों बाहों में किसी चीज़ को घेरे है। उसे न जाने क्यों वो लाशों को घेरे बिलखती फ़िलिस्तीनी माओं की याद दिला देती है। 2 कदम चल, रुक, खतरे का जायज़ा ले, रुक चल के वो लड़की के एकदम करीब पहुंच गए हैं। अब वे लड़की के एकदम सर पर खड़े हैं। देखते हैं लड़की एक अधनुची मछली को घेरे है। मछली अजीब तरह से नुची हुई है। मछली के सिर और रीढ़ की हड्डी कायम है और सिर के हिस्से का मांस बुरी तरह नुचा हुआ है और ज़रा सा मांस का लोथड़ा अभी भी वहाँ लटक रहा है। लगता है मछली अपनी मौत से न मरी, लगता है उसे नोच नोच कर मारा गया है। न जाने क्यों वो यकायक सोचती है, क्या मछली के खून का रंग लाल होता है? बिना कुछ कहे ये चारों सोचते हैं, वो, उसका दोस्त और वृद्ध जोड़ा, कि उनके साथ छल किया गया है। कोई मेरे बच्चे की लाश होती या कोई मरा कुत्ता बिल्ली या किसी आत्महत्या करने वाले के कपड़े, पर अधखाई मछली पर झुकी इस औरत ने उनके साथ छल किया है। कुछ पल पहले उनका यह सोचना कि वह पागल नहीं है गलत था। वह तो पागल है या ड्रग एडिक्ट या शराबी या आतंकवादी भी हो सकती है। वो उसके पास से एकदम हट चलने को हैं तो वो मुंह खोलती है। वह अधखाई मछली को उलट उसके दांतों की कतारें दिखा बड़े अंदाज में कह रही है, क्या आप नहीं समझते? इस तरह दांतों की कतारों वाली मछली वही है। इस तरह दांतों की शक्ल और कतारें सिर्फ उसी मछली की रहती है। अब से आश्वस्त है कि लड़की ने उनके साथ छल नहीं किया।
वह सचमुच त्रस्त है। उसने ही पहले कहा था, पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट तो कहता है कि मछली की वह किस्म यहाँ होती ही नहीं। वे पांचों अब फुसफुसाकर बातें करने लगे हैं। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने यह झूठ दावा कैसे कर डाला? इस तरह यात्रियों को पूरी जानकारी न देना गलत नहीं किया? क्या टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या यह सचमुच मछली की वही किस्म है? वह लड़की से छानबीन करने वाले दरोगा की आवाज़ में यह कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह उसी मछली की किस्म है? लड़की उनका सवाल उन्हीं पर फेंकती है, क्या तुम लोग नहीं समझते कि यह सिर्फ उस मछली की किस्म है? मछली का नाम उनमें से कोई भी नहीं ले रहा, जैसे नाम लेते ही आतंक फैल जाएगा। और नाम लेने का अर्थ हुआ स्थिति को स्वीकारना। न नाम लेकर वे पूरी स्थिति को नकार सकते हैं। और लड़की ही यह भोलापन का नाटक क्यों कर रही है? लड़की जंतु विज्ञान की प्रोफेसर है और मछली की किस्म खूब अच्छी तरह जानती है। इस तरह दांतों की कतारें और शक्ल सिर्फ उस मछली की होती है। दूर समुंदर तट पर कुछ और लोग दिखने लगे हैं। वे चारों अब लड़की से नाराज दिखते हैं। क्या ज़रूरत थी लड़की को सुबह सुबह इस शांत वातावरण को भंग करने की? दूर के लोगों को पास आता देख वे ज़्यादा ही फुसफुसाने लगते हैं। वैसे अगर खतरा है तो लोगों को बताना ज़रूरी नहीं क्या? फिर अपनी बात खुद ही काटते हैं। जब टूरिस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि मछली की वह किस्म यहाँ नहीं होती तो नहीं होगी। क्या हक है हमें अफवाह फैलाने का? और इस अदर खाई मछली से इतनी बड़ी बात का निर्णय करना क्या आसान है? लड़कियां उंगलियां फेर रही है। उनको इस तरह ऊंचा बोलता देख और पूरा का पूरा गुस्सा उस पर उतारते देख लड़की घुटनों को छाती से चिपका एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। अब वो आंख उठाती है तो स्थिर प्रेमिका की तरह नहीं, पर बारिश में भीगी बीमार बिल्ली की तरह देखती है और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगती है, हाँ आप ठीक कहते हैं, उस मछली जैसा दिखने पर भी यह कोई और मछली हो सकती है। और हाँ, यह भी हो सकता है कि यह उसी मछली की किस्म थी, भटककर समुंदर के इस तट पर आ गई और अब ख़त्म हो गई या कर दी गई और अब कोई खतरा नहीं। अब फुसफुसाहटों में बातें करते हुए जैसे वो एक षड्यंत्र में शामिल थे और लगभग भागते हुए से वो लड़की के पास से हट जाते हैं। जैसे अगर वो उसके पास खड़े रहेंगे और एक दबी ज़बान में उनमें से किसी ने कहा था कि वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट को खबर कर देंगे। ये कहते और सुनते हुए वे सभी जानते थे कि उनमें से कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट को खबर करने वाला नहीं। वह फिक्रा सिर्फ उन झूठे फिक्रों में से एक था जो सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है और सच्चाई में कोई उसकी अहमियत नहीं रहती। ठीक चांद सितारे तोड़ लाने वाले वादे करने वाले प्रेमियों की तरह, और यहाँ तो इरादा तक भी नहीं। पर उनका सम्मिलित गुस्सा था लड़की पर। क्या ज़रूरत थी उसे सुबह सुबह यह छानबीन शुरू करने की? वो सब लड़की से नाराज़ हैं। उनका वश चलता तो डॉक्टर उसे वहाँ उसी मरी मछली के पास से भगा देते। कुछ भयानक सा लड़की के प्रति उसके जहन में आता है। उसके जहन में आता है कि उस शहर का वो वाक़या जब ईरानियों ने अमेरिकी बंधक लिए थे और उनके शहर में आए नए पाकिस्तानियों को कुछ लोगों ने चाकू से मारा था। ये तो गनीमत है कि वो पाकिस्तानी चाकू के निशान लेकर बच गया। मारने वाले नौसिखिए थे। लड़की अभी उसी तरह उसी जगह बैठी है और अपने से बातें कर रही है। लड़की सोचती है, दांतों की कतारों से और बची हड्डियों से आप लड़ाई में मारे गए सिपाहियों की पहचान कायम कर लेते हैं और जीवाश्माओं के निशानों से हज़ारों वर्ष पहले की वनस्पति जो अब लुप्त हो चुकी है, तो इस अधखाई मछली से मछली की किस्म क्यों नहीं निर्धारित कर पाते? लड़की फिर से अपने से हवा से बातें करने लगती है। लड़की के चेहरे और आवाज़ में रुलाहट है। ये रुलाहट मछली की मौत और किसी आने वाले आतंक के भय से नहीं। लड़की शायद किसी मौत के बाद समंदर पर आई थी,
अपना मन बहलाने। लड़की का अपना शायद कोई गुजर गया है। मौत अब आदमी की हो सकती है और किसी ख्याल की भी, या किसी खास सपने की। आदमी सपनों की मौत पर आदमियों की मौत से ज़्यादा बिखर सकता है। सपने बड़े सुहावने और शहीद होते हैं। सपने सुंदर और संपूर्ण होते हैं और आदमी अपूर्ण। आदमी की मौत पर उसका अच्छा बुरा सब कुछ याद आता है और आदमी सपनों की मौत पर, रिश्तों की मौत पर, आदमियों की मौत से ज़्यादा दुखी हो सकता है। वैज्ञानिक कहेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी दुखों से भरी होगी तब उनसे बचने के लिए, उस ज़िंदगी को झेलने की हिम्मत पैदा करने के लिए आपके सपने उतने ही सुनहले और रंगीन हो जाएंगे। और जब आपकी ज़िंदगी भरपूर होगी तो इस डर से कि वो ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए और आप हकीकत से जुड़े रहें, आपके सपने डरावने या अस्थिर हो जाएंगे। सपनों की विजय आपकी अकुलाहट, हीनता और खालीपन को भर देगी। आप सोचेंगे कि इस कहानी में अब तक इस बात का जिक्र तो आया ही नहीं कि लड़की के सपने सुहावने हैं या डरावने। और लड़की कहेगी कि उसे सपने आते ही नहीं और वह सपने लेती ही नहीं। और वैज्ञानिक कहेंगे कि लड़की के सपने इतने भयावने और खुशहाल हैं कि वो उन्हें याद रखने से इनकार कर देती है। आप यह भी सोचेंगे कि लड़की की ज़िंदगी में कभी सुनहले सपने आए थे और सपनों में या हकीकत में कभी कोई राजकुमार आया था। लड़की कहेगी मुझे सपने आते ही नहीं, मैं सपने लेती हूँ सिर्फ उस अवस्था में जब मैं न सोती रहती हूँ न जगती। और लोग कहेंगे लड़की ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अर्ध निंद्रावस्था में गंवा दी है, जहाँ न वो सोई रही और न जागी। लड़की अभी अपने में ही खोई है और उदास है। और लड़की जब दुखती है तो जी भर कर, लड़की जब रोती है तो लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो पोंछती नहीं, रोकती नहीं, चुपचाप आंसुओं को बहने देती है। सुबक सुबक कर वो सिर्फ अकेले में रोती है। लड़की जब हंसती है तो उसका पूरा का पूरा जिस्म हिलता है। लड़की एक ज़माने में खूब ठठाकर हंसा करती थी। इन दिनों लड़की हफ्तों, महीनों, सालों नहीं हंसती। लड़की जब बहुत दुखी होती है तो अपने को हर किसी से खींच लेती है, एक दीवार सी खड़ी कर लेती है। वैसे लड़की का अपना सपनों का महल है। आप सोचेंगे कि लड़की के सपनों के महल में कोई राजकुमार आता है, वो क्या रुकता है? लड़की कहेगी एक ज़माना था, लड़की के सपनों के महल में ढेरों राजकुमार आते थे, रुकते क्या, पीछा भी नहीं छोड़ते थे। आप कहेंगे नहीं नहीं, लड़की की ज़िंदगी में कोई राजकुमार आया नहीं, रुका नहीं, आया नहीं, रुका नहीं। और लड़की कहेगी अब जो आते हैं वो राजकुमार कहाँ होते हैं? आप कहेंगे आया नहीं, आया नहीं, रुका नहीं, रुका नहीं। और लड़की कहेगी कौन, कैसा राजकुमार, सच्चाई क्या है ये कौन जानेगा। आप कहेंगे राजकुमार का सपना देखने वाली ये लड़की ही कहाँ की राजकुमारी है। लड़की खूब हाथ हिलाकर जिप्सियों की तरह बात करेगी। वैसे लड़की खानदानी है, उसमें यह जिप्सी खून कहाँ से आ गया है। वैसे कभी लड़की बीमार बिल्ली की तरह इधर उधर पड़ी रहेगी। लड़की खुलकर जीती नहीं, लड़की खुलकर रोती नहीं। लड़की ठहरती हुई नदी पर लड़की चल भी नहीं रही है। लड़की का सभी कुछ थम गया है। जैसे कि कहानी के शुरू में कहा जा चुका है कि लड़की किसी मौत के बाद लौटी है, वैसे मौत आदमी की भी हो सकती है और किसी रिश्ते की भी। आप कहेंगे कैसा पागलपन है, रिश्ते और आदमी की मौत एक कब हुई? पर जिस स्तर पर लड़की जीती है वहाँ आदमी और रिश्ते की मौत एक ही रहती है। अब देखिए ना, लड़की की हर चीज़ कैसी बुझी बुझी है, वरना मछली को लेकर कोई इतना बवंडर मचाता। ऐसा भी क्या रोना, जैसा कि ऊपर अभी कहा जा चुका है कि लड़की की हर चीज़ बुझी बुझी है। लड़की की ख्वाहिशें, उसकी इबादतें, उसकी खुशियाँ, उसके गम सभी बुझे बुझे हैं। जैसे कहानी के शुरू में बताया गया है, मछली पर झुकी वो औरत बेघर लाशों पर झुकी फिलिस्तीनी माँओं की याद दिलाती है। और अब लगता है जैसे कोई अकालग्रस्त इथियोपियन माँ हो। इन दिनों लड़की कहीं कुछ के लिए रोती है। लड़की रोती है उदास प्रेमियों के लिए,
लड़की रोती है छोड़ी गई बीवियों के लिए। लड़की रोती है आहत पतियों के लिए। लड़की रोती है बेघर फिलिस्तीनियों के लिए। लड़की रोती है अभावग्रस्त हिंदुस्तानियों के लिए। लड़की रोती है अकालग्रस्त इथोपियनों के लिए। लड़की रोती है सबके लिए। लड़की रोती है अपने लिए। लड़की रोती है महज रोने के लिए। लड़की के बेवजह रोने को देख वैज्ञानिक कहेंगे कि उसमें कोई रासायनिक विकृति है। वैज्ञानिक कहेंगे कि अस्वाद जीन क्लोन कर लेने पर इसका इलाज निकल आएगा। क्या वैज्ञानिक किसी दिन बेवजह रोने वाले लोगों की खास रोने वाली जीन का पता कर लेंगे? तब लड़की के बेवजह रोने का क्या होगा? तब तो लड़की रो भी नहीं सकेगी। हाँ, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, एक ज़माने में लड़की खूब हंसती थी और एक ज़माने में जब वो किसी कमरे में घुसती तो लोग सचमुच रुककर उसे देखते थे और उसकी आवाज़ का जादू कई लोगों पर बरसों छाया रहा। लड़की उन लोगों में से है जिनकी हर चीज़ में नाटकीयता रहती है। एक वक्त था लोग उसकी नाटकीयता और अंदाज को सहराते थे। उसकी हरकतें और बोलने का अंदाज हर किसी को खींचता था। फिर बरसों पहले लड़की ने अपनी नाटकीयता भी छोड़ दी। कोई उसकी ओर देखे सुने, शायद किसी बात का कोई मायने ही नहीं रहा। यह तो अब जो लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं उसे नाटकीयता के काबिल भी नहीं लगते। यहाँ वो इतनी बुझ चुकी है कि कोई आए जाए कोई मायने ही नहीं रही किसी बात की। और उस लड़की की ज़िंदगी और सपनों में आने वाले लोग शायद लड़की को एकदम बेईमाने लगते हैं, जिनके लिए नाटक का जुगाड़ करना भी ज़रूरी नहीं। और लड़की में गुलामों की आक्रामकता भर गई है, पर जीने के लिए तो कुछ और चाहिए। सफ़ेदों द्वारा नकारे गुलाम धीरे धीरे अपने को ख़त्म करते हुए, कभी शराब से, कभी ड्रग से और कभी हिंसा से। हाँ, लोग यह भी कह सकते हैं कि लड़की की ज़िंदगी में अब राजकुमार आते ही नहीं। आते हैं तो रुकते नहीं, और लड़की कहेगी जो आते हैं वो राजकुमार कहाँ होते हैं, और उन्हें रोकने की मैं कब कोई कोशिश करती हूँ। इस तरह सभी का भ्रम कायम रहेगा, लड़की का, लोगों का। वह कहेगी कौन, कैसा राजकुमार, और लोग कहेंगे रुका नहीं, नहीं रुका नहीं। सिर्फ लड़की ही जानेगी कि राजकुमार के भेष में आए हुए लोग भी राजकुमार कहाँ थे, कहाँ होते हैं। दो आए थे राजकुमार से दिखने वाले, पर कहाँ निकले राजकुमार वे भी। फिर एक काला सावला सलोना आया था, पर उसके पीछे इतनी सफ़ेद राजकुमारियाँ थी कि वो रुका नहीं। हाँ, सचमुच नहीं रुका। लड़की वैसे सपनों में भी अभी भी जब तक राजकुमार तलाशती रहती है, पर राजकुमार से दिखने वाले भेड़ियों से बचने के लिए सही राजकुमार की तलाश में लड़की ने अपने घर को किले में तब्दील कर लिया है, जैसे आम आदमी लौंध नहीं पाते और राजकुमार नकारते हैं। यकायक लड़की अपना हाथ मछली को छू नाक तक ले जाती है। इस तरह नूची मछली में अब मछली गंध भी बाकी नहीं रही। अब मछली में समुद्री काई और बाकी समुद्री जानवरों की गंध आ बसी है। गंध की बात सोचते ही अचानक लड़की का ध्यान बिस्तरे के उस मुचड़े हिस्से के चादर तकिए की याद दिला गया। लड़की सोचती है अचानक उसकी याद कैसी आ गई। उसी याद के साथ बिस्तर का वो आधा हिस्सा, मुचड़ा हिस्सा, और उसके साथ जुड़ी वो गंध जो हफ्तों बिस्तर पर, कमरे पर छाई रही थी। कुछ चीज़ें कैसे आपके जहन में अंकित हो जाती हैं, जैसे मछली में मछली गंध का ना होकर समुद्री गंध का होना, और समुद्री गंध के साथ उसकी गंध आ जुड़ना, बिस्तर का वो आधा मुचड़ा हिस्सा। जो लोग अभी मछली को ले उसके साथ एक साजिश में शामिल हो चले गए हैं, और सीपियाँ जो लहरों के थपेड़ों से बच गई, उनके पैरों तले आग कुचल गई। क्या लोग ध्यान रखते हैं कि सीपियाँ जानवरों की खाली घर है, और घर बनाने की ख्वाहिश आदमी की सबसे पुरानी ख्वाहिश है। लड़की बार बार मछली को छू अपने हाथ सूंघती है, जो उसे समुद्री गंध से बिस्तर तक ले जाता है, और बिस्तर के साथ वो गंध जो हफ्तों कायम रही थी। लड़की ढेरों भ्रम पाल लेती है।
जैसे अभी कुछ देर पहले इन लोगों से मिल उसने पहले यह भ्रम पाला कि वो मछली ही नहीं है। अगर है तो एक अकेली यहाँ भटक कर आ गई थी और ख़त्म हो या कर दी गई है, और मछली की वह किस्म समुद्र के इस भाग में है ही नहीं। ठीक इसी तरह के भ्रम और झूठ लड़की जब तब पाल लेती है, सभी को अपना और ठीक मना लेती है। जैसे कि पहले जिक्र न होने पर भी आप समझ गए होंगे कि लड़की बेहद रूमानी है। एक बार रूमानी मूड में आ लड़की ने एक बड़ा प्यारा एंटीक बेड खरीद डाला था और उस पर निहायत सुंदर रेशमी चादरें बिछा दी थी। वह पलंग कई बरसों खाली रहा क्योंकि लड़की ने राजकुमार के इंतज़ार में अपने घर को किले में तब्दील कर दिया था, और किले के दरवाजे को आम लोग न खोल पाते थे न तोड़ पाते थे। लड़की की खामियों में एक खामी यह भी थी, जिस स्तर पर जिस नाटकीयता में वो जीती थी, वहाँ वह राजकुमारी न होने पर भी अपने को राजकुमारी समझती थी, मानती थी। वैसे आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, आपके मानने से वह हकीकत तो होने से रहा। जैसे कि पहले बयां हो चुका है, लड़की का वो एंटीक बेड और चादरें अरसे तक अछूते रहे थे। फिर 3 दिनों या 72 घंटे लड़की ने उसमें एक झूठ जिया, और फिर 3 दिन बाद वह उस तकिए और बिस्तर पर सर रख कर कई दिनों तक बहुत रोई थी और उस गंध को महसूसा था। वैसे आप समझ चुके हैं कि लड़की को बेवजह रोने की आदत है। हाँ, तो लड़की कहेगी उसे वो गंध 72 घंटे बाद भी महसूस की। लड़की कहेगी मछली गंध से उस गंध का क्या वास्ता, और वैज्ञानिक कहेंगे कि हर गंध का हर दूसरी गंध के साथ वास्ता रहता है। और उसका काला राजकुमार सा दिखने वाला दोस्त कहेगा पूरी की पूरी लड़ाई गंधों की है। लेबॉर्ट्री में अगर आप नर चूहे पर मादा का फेरोमोन लगा उसे नर चूहों के पिंजरे में धकेल देंगे तो नर चूहे उसे मादा समझ नोच नोच वार कर कर के उसे ख़त्म कर देंगे। एक तरह से सारा का सारा झगड़ा गंधों का है, और उसका काला राजकुमार दिखने वाला दोस्त कहेगा दक्षिण अफ्रीका की सारी पाशविकता की वजह है गंध। काली औरतों की गंधों पर आसकत पगलाए सफ़ेद आदमी और काले मर्दों की दीवानी सभी सफ़ेद औरतें। अगर काले सफ़ेद इन गंधों को नकारने की बजाय मिलने दें तो सारी की सारी पाशविकता से मुक्त हो जाएंगे। गंधों को मिलते ही रंगों के भेद खुद ब खुद मिट जाएंगे। लड़की औरत भरपूर गंधों वाले रिश्ते चाहती हैं, और लड़की को आमंत्रण मिलते ही गंधहीन रिश्तों के जो लड़के चाहती नहीं, झेल नहीं पाती। लड़की को मिलते हैं बीवियों की गंधों से उकताए नई गंधों की चाह करते पति। लड़की सोचती है अचानक जा पा की गंध हवा में कैसे तैर गई, और उस गंध के साथ जुड़ गया बिस्तर का वो मुचड़ा हिस्सा। औरत सोचती है नई गंधों को जीने के बाद जब ये लोग अपनी बीवियों के पास जाते होंगे तो क्या उन गंधों से मुक्त हो पाते होंगे। औरत अपने को ऐसे रिश्तों से हमेशा बचाए रखती है। हाँ, तो इस व्यक्ति का जिसका कहानी में पहले जिक्र हो चुका है, जिसका वास्ता बिस्तर के उस मुचड़े हिस्से से है और जिसकी गंध मछली की समुद्री गंध से जुड़ी है, औरत को एक मीटिंग में मिला था। औरत भरपूर गंध वाले रिश्ते न पाने पर बिना रिश्तों से जीने का इरादा कर चुकी थी। ऐसे में वो उसे एक मीटिंग में मिला था। लगा था वो गंधहीन है और किसी गंध से जुड़ा नहीं, और फिर मीटिंग में जहाँ तहाँ उसके साथ जुड़ गया था। बातें हुई थी उसकी पिछली बीवी की, उसकी बीवी के गंध की, और उसकी पुरानी वैज्ञानिक प्रेमिका की, जिसके लिए उसने जर्मनी में बैक्टीरिया के 26 किस्में फ्रांस में रातों रात स्मगल की थी। रातों रात अगर गाड़ी रोक ली जाती या दुर्घटना हो जाती तो एक जर्म युद्ध हो सकता था। गनीमत है कि दुर्घटना नहीं हुई और सीमा पुलिस पर किसी ने न रोका। और फिर भारती हुई थी उसके नर्वस ब्रेकडाउन की, और नर्वस ब्रेकडाउन के बाद जब वो अस्पताल में था तो वहाँ एक लेखिका
से कैसे उसका लगाव हो गया। वह लेखिका शादीशुदा थी और जब उसके रिश्ते की खबर उसके डॉक्टर पति को हुई तो कैसे उसने उसे 20 मील दूर एक दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था और कि वहां जहाँ पाँ जैसे साइकिल किराए पर लेके रातों रात उस तक पहुंचता था। लड़की सोचती है कि उस शादीशुदा लेखिका की गंध उसे आतंकित करती होगी, तभी तो वो इतना बड़ा खतरा उठाता था। लड़की सोचती है, क्या नर्वस ब्रेकडाउन होने वाले लोगों की गंध में कोई खास किस्म होती है? अचानक क्यों लड़की को बर्ड शो में साइकिल चलाता अफ्रीकन तोता याद आ गया। लड़की के सपनों में प्रेमिका के पास जाता, जहाँ पाँ साइकिल चलाते अफ्रीकन तोते में बदल जाता, जिसे बिस्कुट दिखाती उसकी ट्रेनर कहती है कम ऑन स्कैन, और जब वह उससे मिलने आया था तो कितनी आसानी से ये बात छिपा गया था कि उसकी दूसरी बीवी है और वो गंधहीन नहीं है, गंध मुक्त नहीं है और भरपूर गंध वाले रिश्ते तलाशती इस लड़की ने 72 घंटे एक झूठ जिया था और फिर लड़की बहुत रोई थी। ठीक जैसे कहानी के शुरू में बताया जा चुका है कि सुबुक सुबुक कर नहीं, आराम से धीमी धीमी, और उसके आंसू लगातार बहते रहते। लड़की सोचती है, कितनी आसानी से आप दांतों की कतारें गिन मछली की किस्म का अंदाज़ा लगा लेते हैं, ऐसा ही कोई मापदंड लोगों के लिए क्यों नहीं? लड़की पुरानी गंधों से मुक्त नहीं हो पाती। लड़की का ध्यान मछली से हट ही नहीं रहा। लड़की उदास है। लड़की को कभी गुलाबों से मोह था, पर अब वो ख़त्म हो गया है। अब लड़की को पसंद आते हैं बैंगनी फूल। लड़की आम लोगों से बहुत जल्द बोर हो जाती है। लड़की रिश्तों के पीछे भागती है। लड़की रिश्तों से भी भागती है। लड़की वैज्ञानिक है, पर सीधी लाइन तक नहीं खींच पाती, एक सीधा फ्यूज़ तक नहीं लगा पाती। लड़की भरपूर गंधों वाले रिश्ते चाहती है, पर लड़की को मिलते हैं अंजीर की किस्म के रिश्ते। एक अंजीर की किस्म होती है जो अपनी ज़िंदगी के पहले कुछ साल अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करती है एक पाम की किस्म पर, और कुछ साल पाम पर जीने के बाद अपनी जड़ें ज़मीन में छोड़ने से पहले वह पाम को कसकर घोट देती है। और अंजीर की इस किस्म को कहते हैं फांसी लगाने वाली अंजीर। और ट्रेजेडी यह है कि अंजीर की यह किस्म फल भी नहीं देती। लड़की के जहन से मछली निकल ही नहीं रही है और लड़की बेहद उदास हो जाती है। लड़की सोचती है वो लौटकर एक सुंदर सी कहानी लिखेगी। उस कहानी में होंगे खूबसूरत पाम, उस कहानी में होंगे फल देने वाले अंजीर, उस कहानी में होंगे पीले गुलाब, उस कहानी में होंगे गहरे उनाबी रंगों वाले फ्लेमिंगोज, और उस कहानी में होंगे सफ़ेद मोर, और उस कहानी में होंगे नीले गर्दनों वाले बतखे, और उस कहानी में होंगे सफ़ेद राजहंस जो उम्र भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की कहानी की बात सोचती है, सपनों की बात सोचती है, पर लड़की मछली से अपना ध्यान हटा नहीं पा रही। पर अचानक लड़की के जहन में आता है और वो सोचती है समुद्र में शार्क मछली से ज़्यादा खतरनाक कोई मछली भी रही होगी जो शार्क मछली को इस तरह नोच गई, और वो आश्वस्त हो जाती है।